भारत में 5 करोड़ मुकदमे इस समय पेंडिंग है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। अगर एक परिवार में 6 सदस्य मान के चलिए, माता पिता पति पत्नी और 2 बच्चे, एवरेज परिवार 6 आदमी का होता है भारत में, यानी 5 करोड़ मुकदमे से कितने लोग टेंशन में है? 30 करोड़ लोग। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यहां 30 करोड़ मुकदमों से टेंशन में है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, यहां 30 करोड़ मुकदमों से टेंशन में है। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, यहां 30 करोड़ मुकदमों का टेंशन में है। अमेरिका की जनसंख्या के बराबर लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में है। कभी आपने सुप्रीम कोर्ट पे इस बात पे चर्चा सुनी क्या भारत में जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए? सुना आपने? होना चाहिए था कि नहीं? दुनिया भर का लेक्चर दे रहे, अमेरिका घूम रहे हैं, गर्मी की छुट्टियों में, ठंडी की छुट्टियों में कहीं और जा रहे। जौनपुर जिले में एक मुकदमा चल रहा है, 10 बीघे जमीन का मुकदमा 1985 से शुरू हुआ, 2025 आ चुका है, 40 साल बीत चुके। मुकदमा भी अपने सबसे नीचे स्टेज पे है, उसको चकबंदी अधिकारी बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफिसर कहते हैं। अगर आज वहां से मुकदमा तय हो जाए तो फिर एसओसी के यहां जाएगा, फिर वहां से तय हो जाए फिर डीडीसी के यहां जाएगा, वहां से तय हो जाए चकबंदी कमिश्नर के यहां जाएगा, वहां से तय हो जाए तो हाई कोर्ट में जाएगा, वहां से तय हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 40 साल में 400 तारीख मिल चुकी है, लेकिन मुकदमा जहां से शुरू हुआ वहीं रुका हुआ है। और करना क्या था? केवल यह देखना था कि जिसकी जमीन है वो 31 मार्च को मरा कि 2 अप्रैल को मरा। एक आदमी की वसीयत, भाई वसीयत झगड़ा चल रहा है तो एक की वसीयत असली होगी, एक की वसीयत नकली होगी। एक ने वसीयत कराया, वो कह रहा है 31 मार्च को मर गए, दूसरा कह रहा है कि हमने तो 1 अप्रैल को वसीयत कराया था, 2 अप्रैल को मर गए, वसीयत करते चले गए। अरे दोनों को पकड़ के बैठा के दोनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लेते, दोनों का ब्रेन मैपिंग करा लेते। लेकिन एक पीआईएल फाइल हुई, और पीआईएल करने वाला कौन? हम ही करेंगे। हमने कहा भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करो। अरे बाकी कॉमन मैन का नहीं, कम से कम आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, देशद्रोहियों का, जासूसों का, गद्दारों का, मक्कारों का, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करो। फैसला आया हमें कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अरे हद हो गई भाई। जहां आप मुकदमा 3-3 महीने के अंदर डिसाइड होना शुरू हो जाएगा, आप कह रहे हो हमको अधिकार नहीं। राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, और राइट टू जस्टिस को इंश्योर करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। लोगों को साल भर में न्याय मिले, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और हमारे देश में जस्टिस सिस्टम क्या था? कौटिल्य का जस्टिस सिस्टम था, राजा विक्रमादित्य का जस्टिस सिस्टम था, ऐसे बहुत लोगों ने अपना जस्टिस सिस्टम रखा हुआ है। मुझे 2 लोगों का जस्टिस सिस्टम सबसे अच्छा लगता है। उसमें एक है छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरी है रानी अहिल्याबाई होलकर। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जुडिशियल सिस्टम क्या था आपको बताता हूं। मुकदमे ज्यादा कम ही होते थे। जो विवाद था, जो डिस्प्यूट था, उसका कैटेगराइजेशन था। पहली कैटेगरी थी जस्टिस विद इन आवर, कितनी देर में फैसला होगा? 1 घंटे में। दूसरी कैटेगरी थी जस्टिस विद इन डे, कितनी देर में फैसला होगा? तीसरी कैटेगरी थी बहुत एक्सेप्शनल केस हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो, तो जस्टिस विद इन वीक, कितने दिन में फैसला? और हाई एक्सेप्शनल केस हो तो जस्टिस विद इन मंथ, कब तक फैसला? और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जो सबसे जघन्य अपराध था वो था देशद्रोह, और दूसरा था भ्रष्टाचार। सबसे ज्यादा देशद्रोहियों की सजा कुछ हल्की थी, वो किले के पीछे आपने को पता ही होगा, खाई थी, उसका सीधे इलाज वही होता था। लेकिन देशद्रोहियों को भी, भ्रष्टाचारियों को भी फांसी दी जाती थी। लगभग यही सेम जुडिशियल सिस्टम रानी अहिल्याबाई होलकर का भी था। भ्रष्टाचार पे कोई टॉलरेंस नहीं था। क्यों? उनका यह कहना था व्यक्ति बाकी अपराध तो अनप्लान्ड वे में कर सकता है, जल्दीबाजी में कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया। 2 लोग जा रहे थे, किसी बात पे गुस्सा हो गया, एक दूसरे से हाथापाई हो गई, गला दबा दिया, पहले से प्लान नहीं था, एकाएक झगड़ा हो गया। तो उस समय जुडिशियल सिस्टम यह था कि एक बार जो हत्या है यह भी माफ करने लायक है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन गुस्सा आ गया। लेकिन भ्रष्टाचार ऑल ऑफ सडन नहीं होता, पूरी प्लानिंग के साथ होता है, सोच विचार के साथ होता है। इसलिए भ्रष्टाचार में कोई माफी नहीं, सीधे सीधे फांसी। और आज 2025 में
हमारे थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। चर्चा हो रही है क्या कभी इस पे? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका में पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस व्यवस्था बदलनी चाहिए, 1861 का अंग्रेजी कानून खत्म होना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर FIR होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए। इस पे कभी चर्चा सुना आपने? संसद में सुना? विधानसभा में सुना? अखबार में लेख आया? टीवी पे कभी सुना? नहीं। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए 3 से 4 हजार में तैयार हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, बस खरीदने वाला चाहिए। हाई कोर्ट तक बिक रहा है। पहले लोग नहीं मानते थे, इसलिए पिछले 14 मार्च को होलिका माता ने कहा तुम लोग नहीं मानते, लो हम दिखा रहे हैं तुम्हें। बोले जो लोग नहीं मानते लो बोरी देखो। न्याय बिक रहा है, और यह उस भारत में बिक रहा है जहां की न्यायिक व्यवस्था की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। क्यों? क्योंकि हमने इस पे काम ही नहीं किया। भारत का संविधान बना, इसमें 22 चित्र थे। इसमें 2 चित्र महाराष्ट्र के थे, और सारे के सारे चित्र बड़े मीनिंगफुल थे। एक चित्र इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का था, और दूसरा चित्र तात्या टोपे जी का था। धोखा क्या हुआ आप लोगों को बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। हर परिवार में 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग फेसबुक फ्रेंड बना के ऐसे जो भारत के साथ धोखा हुआ उसको लिखिए। मेरे आने की सार्थकता और आपके यहां आने की सार्थकता तब बैठेगी जब आप इन विषयों को आगे और बढ़ाएंगे। चैप्टर 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, तो चैप्टर 15 पे संविधान निर्माताओं ने 2 लोगों का चित्र रखा। एक रखा छत्रपति शिवाजी महाराज का, दूसरा रखा गुरु गोविंद सिंह जी का। क्यों रखा? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां चैप्टर 15 से बनती हैं। हम लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला है वो कहां से मिला है? चैप्टर 15 से। सारा का सारा इलेक्शन सिस्टम कहां से गवर्न होता है? चैप्टर 15 से। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का जो डिपार्टमेंट है, ये कहां से चलता है? चैप्टर 15 से। तो संविधान निर्माताओं ने कहा चूंकि देश स्वतंत्र हो रहा है, हम डेमोक्रेसी में जा रहे हैं, लोकतंत्र यहां रहेगा, तो पॉलिटिकल पार्टियां किस एजेंडे के साथ बढ़ेंगी? तो उन्होंने कहा काम करो, 2 लोगों का, 2 महापुरुषों का चित्र रखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का और गुरु गोविंद सिंह का, कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगी, इसलिए चित्र रखा गया। हम लोगों का जो वोटिंग का अधिकार मिला, तो उसके पीछे यह थॉट प्रोसेस था, हम लोग वोट देने के पहले यह देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों के सबसे करीब है। लेकिन कितना बड़ा धोखा हुआ कि सारे के सारे चित्र ही निकाल दिए। और सबसे बड़ा धोखा तो तात्या टोपे जी के साथ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ तात्या टोपे जी की फोटो, क्योंकि शिवाजी महाराज के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो। क्यों? क्योंकि दोनों लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? मुगलों के। और झांसी की रानी के साथ तात्या टोपे की फोटो, क्योंकि दोनों किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेजों के। जानते हैं बेशर्मों ने तात्या टोपे को टीपू सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। फोटो वही तात्या टोपे जी की, और नैरेटिव कर दिया ये टीपू सुल्तान की फोटो है। इस गद्दारी के साथ, इस देशद्रोह के साथ आपके महाराष्ट्र के किसी सांसद ने संसद में आवाज उठाई क्या? जोर से बोलिए जरा। आपके महाराष्ट्र के किसी विधायक ने विधानसभा में आवाज उठाई कि छत्रपति शिवाजी महाराज और तात्या टोपे की फोटो संविधान में आनी चाहिए? तो उनको नहीं मालूम है तो उनको जगाइए। तो अब दूसरा काम बता रहा हूं। पहला तो बताया 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाना, दूसरा ये काम साप्ताहिक रूप से मिलना, रविवार के सप्ताह में 1 बार मिलना। और कहां मिलना? या तो कहीं मंदिर पे मिलना, या सांसद विधायक के घर पे मिलना। चाय पानी किधर लेना? जोर से बोलिए जरा। उन्हीं की चाय, उन्हीं का बिस्किट, और उन्हीं की चाय बिस्किट लेके उनको यह बताना कि संविधान के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, महाराष्ट्र के साथ धोखा हुआ है। विधायक जी आप इसको विधानसभा में उठाइए, और सांसद जिसको आप लोकसभा राज्यसभा में उठाइए। नहीं तो मेरे यहां आने का और इस आयाम के पूरे कार्यक्रम का, इतनी आयाम की पूरी मेहनत का और आपका 2-3 घंटे देने का कोई फायदा होगा क्या?
अरे मैं अपने यहाँ चला गया, आप हम तो जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे, हम तो बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आप भूल जाओगे तो मेरा आने का पूरा एफर्ट बेकार हो जाएगा। तो महीने में एक आध बार शुरू करेंगे। मेरा मानना है सप्ताह में एक दिन तो कम से कम अपने आसपास के मंदिर पे सब लोग इकट्ठा होइए, थोड़ी वहां चर्चा करेंगे। जब बातें होंगी तो कुछ बात निकलेगी। सप्ताह में एक दिन तय कर लीजिए, एक रविवार मंदिर, दूसरा रविवार सांसद जी का, और तीसरा रविवार विधायक जी का, चौथे रविवार त्र्यंबकेश्वर घुमाइए। एक काम और करिए, तात्या टोपे जी के जन्मस्थान को लोग भूल चुके हैं। मैं आयाम संस्था से आग्रह करता हूं, आप यहां बैठे हुए सभी, यहां बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, सबसे आग्रह करता हूं, हमें ये वाला जो उनकी जन्मभूमि है उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वहां पे क्या व्यवस्था करनी है, उसको हमें एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। मैं गया नहीं हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैंने तात्या टोपे जी की जन्मभूमि देखी नहीं है, मुझे जाने का वहां अवसर नहीं मिला। हाँ, लेकिन अगर येवला के लोग कभी मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, दौड़ते हुए जाऊंगा वहां पे। आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, आदरणीय पाठक जी, आप लोग इसको थोड़ा चिंतन करिए, येवला के बारे में क्या करना है, और इसकी आवाज उठनी चाहिए। अच्छा, एक चीज आप सोचिए, अगर भारत के संविधान के सारे चित्र रहे होते, राम लक्ष्मण सीता की फोटो, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, भगवान महावीर हैं इसमें, गौतम बुद्ध इसमें है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, तात्या टोपे हैं, झांसी की रानी है, हनुमान जी घूम रहे हैं, हनुमान जी ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। अगर ये चित्र रहे होते तो भारत के संविधान में कभी सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ,